मैं अभय नारायण तिवारी संत कबीर विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल से बीए तृतीय वर्ष के छात्र एवं छात्राओं को राजनीति शास्त्र विषय के संदर्भ में पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे पढ़ करके छात्र एवं छात्राएं लाभान्वित होंगे। बीए तृतीय वर्ष के 5th सेमेस्टर के राजनीति शास्त्र विषय के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, ये सब आपको जानना जरूरी है। राजनीति शास्त्र बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर के अंतर्गत ये बता दें कि 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र का शीर्षक होगा तुलनात्मक सरकार, तुलनात्मक सरकार और राजनीति। दूसरा प्रश्न पत्र है लोक प्रशासन के सिद्धांत। लोक प्रशासन के सिद्धांत। अब हम एक एक चीज को डिफाइन कर रहे हैं, जिसे पढ़ करके और सुन करके आप लाभान्वित होंगे। तुलनात्मक सरकार और राजनीति। तुलनात्मक सरकार और राजनीति। तुलनात्मक सरकार और राजनीति। तुलनात्मक सरकार का मतलब ये होता है कि एक सरकार का दूसरे सरकार से तुलना करना। सीधी सी बात है। विश्व में नियर अबाउट 200 राष्ट्र हैं, 200 राज्य हैं, जहाँ पर कोई न कोई व्यवस्था है, कोई न कोई सरकार है। सरकार का स्वरूप किसी भी प्रकार का हो सकता है। राजतंत्र हो सकता है, लोकतंत्र हो सकता है, निरंकुश तंत्र हो सकता है, एकात्मक हो सकता है, संघात्मक हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक सरकार का, एक राष्ट्र में जो सरकार है वहाँ की व्यवस्था क्या है, हमारे यहाँ व्यवस्था क्या है, और कौन सी सरकार अच्छी मानी जाएगी, इस पेपर को पढ़ने से ये आपको लाभ है। तो तुलनात्मक सरकार और राजनीति। अब रही बात यह है कि भाई विश्व में लगभग 200 राष्ट्र हैं, तो 200 राष्ट्र के संविधानों का अध्ययन करना, शासन के बारे में जानना तो बड़ा कठिन चीज है। इसके लिए पाठ्यक्रम में एक लिमिटेशन किया गया है, और वो है कि आपको केवल पढ़ना है यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन भी कह सकते हैं। दूसरा है यूएसए, माने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के बारे में, अमेरिका के संविधान, अमेरिका की सरकार के बारे में अध्ययन करना है। और स्विट्जरलैंड है,
स्विट्जरलैंड जैसे ये यूरोप महाद्वीप का ये राष्ट्र है। इसके अलावा आपको पढ़ना है चीन। चीन आपका पड़ोसी देश है। अब यहाँ की किस प्रकार की सरकार है, कैसी संवैधानिक व्यवस्था है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे सुन करके आप लाभान्वित होंगे। ब्रिटेन में आप ये कहिए कि राजतंत्र था पहले। यहाँ पर बाद में राजा के खिलाफ क्रांति हुई, या क्रांति के बाद जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली जो है लागू हुई। लेकिन आज भी वहाँ राजा सर्वोच्च माना जाता है, वहाँ आनुवंशिक राजा आज भी है। और दूसरी चीजें ये हैं कि यहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली है। एकात्मक सरकार के शक्तियों के पृथक्करण के आधार पर दो स्वरूप होते हैं, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक में एक जगह से, पूरे देश में एक जगह से शासन होता है, और एक जगह से यूनाइटेड किंगडम में लंदन से होता है, पूरे देश में होता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा हम अपने से तुलना करें तो हमारा शासन जो है संघात्मक है, और हम दिल्ली से देश में शासन करते हैं, और प्रत्येक राज्य की राजधानी वहाँ से भी शासन होती है। कहने की मतलब ये है, राज्य की राजधानी में राज्य सरकार होती है और केंद्र की सरकार दिल्ली में होती है। लेकिन ब्रिटेन में ये व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में राज्य की सरकार वैसी नहीं है जिस प्रकार से आपके यहाँ है, शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया है। वहाँ पर राज्य हैं, लेकिन इस प्रकार के राज्य नहीं हैं। जितनी शक्तियाँ यहाँ हैं वैसी शक्तियाँ नहीं है। वहाँ पर केंद्रीकरण की बात किया जाता है। यहाँ केंद्र सरकार ही सब कुछ गवर्न करता है। हमारे यहाँ भी कहने का मतलब संघात्मक है, लेकिन हम भी एकात्मकता के तरफ झुके हुए हैं। यानी राज्य अपनी कोई मनमानी नहीं कर सकता। संघ की सरकार, केंद्र की सरकार अगर चाहे तो किसी भी राज्य की सरकार को राज्यपाल के परामर्श के आधार पर बर्खास्त कर सकता है, इतनी पावर है। अब ये बात जरूर है कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इससे राजनीतिक उथल पुथल होती है, हमारी राज्य व्यवस्था में अस्थायित्व होता है, विकास में अवरोध होता है। अब थोड़ा सा चलें यूएसए की तरफ। यूएसए जो अमेरिका है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मतलब यह है कि यहाँ राष्ट्रपति जो है वास्तविक कार्यपालिका होता है। ब्रिटेन में क्या है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है। भारत में क्या है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अमेरिका में वास्तविक कार्यपालिका प्रेसिडेंट होता है वहां का, और वो अपने शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपने जो भी शुभचिंतक हैं उनको मंत्री बनाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति अपने मर्जी से जिस किसी को चाहे तो मंत्री नहीं बना सकते हैं। हमारे यहाँ बहुमत प्राप्त दल के पार्टी का जो सदस्य होता है, जो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, वही मंत्री बनता है, जिसको प्रधानमंत्री कहे।
तो हम देखते हैं कि अमेरिका में वास्तविक कार्यपालिका राष्ट्रपति हुआ और यहाँ जो संघीय व्यवस्था है, अमेरिका भी संघीय है, अमेरिका का जो शासन है वो संघीय है, यहाँ भी केंद्र है और राज्य है। यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन हम ये करते रहे हैं कि भारत में राज्यों के जो अधिकार है उसके अपेक्षा अमेरिका में राज्यों के अधिकार अधिक है। राज्य के कार्य में दखलंदाजी केंद्र सरकार नहीं करता है, लेकिन मेरे यहां करता है। मेरे यहां राज्य की सरकार हमेशा केंद्र सरकार के इशारे पर चलती है, चाहे वो राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो। अब हम चलते हैं थोड़ा सा चीन के बारे में। चीन में हम बताए हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की माओ के विचार के आधार पर शासन स्थापित किया गया है। तो चीन भी एक एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है। एकात्मकता का मतलब यह है कि यहाँ भी केंद्र सरकार ही मेन पावरफुल व्यक्ति है, पावरफुल संस्था है, जहाँ से अन्य लोग उसके इशारे पर कार्य करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चीन में कम्युनिस्ट विचार यानी माओ के जो सिद्धांत है उसी के अनुरूप लागू करने की वहाँ की सरकार कोशिश करती है। और चाहे चुनाव हो, चाहे नियुक्ति संबंधी चीज़ें हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, जिस प्रकार माओ ने अपने विचार को दिया, कहने का मतलब यह है कि चीन में ग्रामीणांचल पृष्ठभूमि यानी यहाँ की जो आपको बताएं कि यहाँ की जो क्रांति थी वो किसान आंदोलन था, फार्मर मूवमेंट थी, फार्मर रिवॉल्यूशंस था। इन्होंने जैसे रूस में हमने देखा कि कल कारखाने के श्रमिक आंदोलन किए और मार्क्स के विचारों को उन्होंने एक बल प्रदान किया, मार्क्स के विचारों को लागू करने का कोशिश किया गया उसके आधार पर। लेकिन हम चीन में देखते हैं कि चीन में माओ ने जो विचार दिया, तो विशेषकर ये जो है ग्रामीण विचार और किसान लोगों की क्या परेशानियां हैं, किसान लोगों की क्या दिक्कतें आ रही हैं, किसान लोगों को क्या करना चाहिए, कृषि का डेवलपमेंट कैसा हो, और वहाँ जो रहने वाले, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ की ज़मीनें हम देखते हैं कि पठारी है, तो पठारी के अनुरूप वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। हर देश अपनी भौगोलिक बनावट के अनुरूप, वहाँ की जनता की विचारों के अनुरूप, वहाँ के लोगों की सहमति के आधार पर, वहाँ की मान्यताओं के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था किया जाता है। और यही किसी भी राज्य की राज्य व्यवस्था स्थापित करने के पीछे यही कारण होते हैं कि वहाँ के अनुरूप सरकार की स्थापना किया जाए, राजनीतिक व्यवस्था किया जाए, राजनीतिक ढांचा तैयार किया जाए, जिससे वहाँ के लोगों का विकास हो, वहाँ पर सरकार स्थिर रहे, अच्छे से कार्य करे, आदि आदि। तो इसके अलावा थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि तुलनात्मक सरकार और राजनीति के अंतर्गत जो प्रथम प्रश्न पत्र है,
तो प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पहला जो सवाल आता है वो आता है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ एवं विशेषताएं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आ सकता है। ये प्रथम अध्याय 1 से ये सवाल बनता है इस प्रश्न पत्र में। तो तुलनात्मक उत्तर में क्या, तुलनात्मक राजनीति का मतलब ये है कि एक देश की राजनीतिक व्यवस्था का दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था से तुलना करना, वहाँ के सरकार के बारे में तुलना करना ही तुलनात्मक राजनीति है। यही इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। विशेषताओं के अंतर्गत आप ये कहेंगे कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत एक देश का दूसरे देश के सरकार से तुलना की जाती है, एक देश की दूसरे देश की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में तुलना की जाती है, एक देश की जो भी राजनीतिक समाजीकरण है, राजनीतिक आधुनिकीकरण है, राजनीतिक विकास है, उसकी तुलना की जाती है, एक देश की जो भी संस्कृति है, उपसंस्कृति है, उसकी तुलना की जाती है। तो ये सब तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं हैं। और तुलनात्मक राजनीति पढ़ने से ये लाभ है कि हम एक देश की सभ्य संस्कृतियों के बारे में, राजनीतिक संस्कृतियों के बारे में भी अध्ययन करते हैं और देखते हैं। जैसे राजनीतिक संस्कृति का मतलब ये है कि देखिए, हम देखते हैं कि कुछ राष्ट्र ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए रूस का, सोवियत संघ का उदाहरण ले लीजिए, या चीन का उदाहरण ले लीजिए। तो वहाँ की राजनीतिक जो चीन का खासकर आप देखिए, तो चीन में जो राजनीतिक संस्कृति है, लगभग एक राष्ट्र के प्रति सबकी अधिमान्यताएं हैं, सबकी विश्वास है। लेकिन हम विकासशील राष्ट्रों की तरफ चलें तो वहाँ उप संस्कृतियाँ, राजनीतिक राष्ट्रीय संस्कृति के अलावा जो है उप संस्कृतियाँ हैं, जिसके कारण से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को आंच पहुँचता है और उस राष्ट्र को एक रखने में हम विफल होते हैं। सोवियत संघ का उदाहरण ले लीजिए। सोवियत संघ 1991 के पहले एक महाशक्ति थी, विश्व की महाशक्ति थी। सोवियत संघ सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का जगह रूस ने लिया है। लेकिन हम 1991 के पहले, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात करें तो सोवियत संघ के अंतर्गत जो न्यूक्लियर पावर था, जो गेम में महारत हासिल थी, जो वहाँ का सकल राष्ट्रीय उत्पाद था, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी, वैसी अर्थव्यवस्था, वैसी शक्तियाँ आज नहीं देखने को मिलती है। कारण क्या है कि सोवियत संघ का 1991 में विखंडन हो गया, इसलिए कि उस राष्ट्रीय संस्कृति को सब लोग स्वीकार नहीं करते। हमारे देश के लिए भी ये चुनौती है। अगर हमारे देश के दक्षिण भारत के लोग अपनी संस्कृति और मान्यताओं को मानते हैं, तो ये देश के लिए, हमारे एक रखने के लिए एक चुनौती है और इस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करके इसे दूर करना चाहिए। उन मान्यताओं को दूर करना चाहिए, उन अंधविश्वासों को दूर करना चाहिए जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। इसके अलावा हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत स्थानीय सरकारों के बारे में भी अध्ययन करते हैं।
स्थानीय सरकार कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं जैसे हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट को स्वायत्तता प्राप्त है, कहीं कहीं कम स्वायत्तता प्राप्त है, तो इस की भी अध्ययन इस विषय और इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत किया जाता है और इस प्रश्न के अंदर लिखा जा सकता है। इसके अलावा हम और भी औपचारिक और अनौपचारिक संस्थानों का अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक राजनीति के कि और जगह की औपचारिक चीज़ें क्या है, सरकारें कैसी है, अनौपचारिक क्या है, इन सब चीज़ों का भी इस विषय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं और उसमें से अच्छाइयों को निकालते हैं कि क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या अच्छी हमारे लिए नहीं है। उसको हम पढ़ करके, समझ करके, अध्ययन करके उसके लाभ को अपने देश में लागू करने का हर सरकार कोशिश करती है। जय हिंद, जय भारत। आज यहीं तक। नेक्स्ट दिन हम दूसरे प्रश्न पत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।